So, hi everyone, myself Venika. So, today we are going to start our first lecture, that is accounting for company. But before starting this accounting for a company, describe you the meaning of the company. हम पहले कंपनी का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि अगर आपको कंपनी का मीनिंग ही नहीं पता, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर आपको डायरेक्टली विदाउट आपको किसी चीज़ की थ्योरी नहीं बताते हैं, डायरेक्टली आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह जनरल एंट्रीज बताते हैं, बट अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आप नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट मीनिंग ऑफ अ कंपनी। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएट करी गई है लोग के द्वारा। एक कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है और क्रिएट करी गई है लोग के द्वारा। अब इसको हमने कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोला है? हमने कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए बोला है क्योंकि जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन बींग्स का जो बर्थ होता है वो बाय मतलब हमारी मदर होती है, हमें उधर से हमारा बर्थ होता है, लेकिन जो कंपनी है वो ना तो बाय बर्थ वो कभी आती है और ना उसका कभी मतलब कि उसकी डेथ होती है। तो इसलिए हम इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, जो कि लॉ के द्वारा ही बनाई जाती है और लॉ के द्वारा ही ये ख़त्म करी जाती है। मतलब एंड ऑफ द कंपनी भी लॉ के द्वारा होता है और बिगनिंग भी लॉ के द्वारा ही होती है इसकी, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी क्यों बोला है ये आगे पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ हमारी की टर्म्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं। अगर मतलब कोई कंपनी का मीनिंग पूछे तो आपको क्या क्या बताना चाहिए। जो कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, पहली बात ये हो गई। लॉ के द्वारा बनाई गई है, दूसरी बात ये हो गई। थर्ड, इसकी सेपरेट आइडेंटिटी है। सेपरेट आइडेंटिटी है ये इसका थर्ड की पॉइंट हो गया। फोर्थ, परपेचुअल सक्सेशन है, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर वाइल राइटिंग द मीनिंग ऑफ अ कंपनी। एंड द फिफ्थ वन इज़ द कॉमन सील। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी हमारी डेफिनेशन से मतलब मीनिंग से ही निकल के आता है कि ये सेपरेट आइडेंटिटी है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, क्योंकि लोगों द्वारा बनाई गई है तो लीगल तो होगी, इलीगल तो होगी नहीं ऑब्वियसली। तो हमने इसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी कैसे बोला है? अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर। मतलब इसमें ये है कि जो कंपनी है, लेट्स से ये कंपनी है और ये इसके मेंबर्स हैं, तो दे बोथ आर डिफरेंट, मतलब कि ये अलग है और ये अलग है, इनके बीच में एक सेपरेशन किया गया है। तो इसी को बोला गया है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग और इसके मेंबर्स अलग होते हैं, ठीक है। इट इज़ कंसीडर्ड फ्रॉम इट्स मेंबर, इट इज़ कंसीडर्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्यों अलग होती है? क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसलिए ये अपने मेंबर से अलग होती है। सेकंड पॉइंट आता है कि जो कंपनी होती है वो अपने ही नाम पर प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, ठीक है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ सकती है, लेकिन उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कंपनी और जो भी पर्सन उस कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगा उनका, उन दोनों का नेम आएगा। शू एंड बी शूड, मतलब कि इसके अंदर आता है कि या तो मतलब कोई उस पर केस कर रहा है तो वो शू भी हो सकती है, और किसी और के ऊपर हम शू भी कर सकते हैं। अगर हम फ्रॉड कर रहे हैं तो हम कोई हमें भी शू कर सकता है, और कोई और हमारे साथ में कर रहा है तो हम उसको भी कर सकते हैं शू, मतलब कि कोर्ट में जाकर लीगली हम उसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स है, मतलब कि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है, क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बैंक के अंदर कंपनी के रिगार्डिंग, तो वो उसके ही अकाउंट से होंगी, मतलब उसी का नाम होगा। जैसे कि वेनिका लिमिटेड है तो वेनिका लिमिटेड का एक बैंक अकाउंट अलग से ओपन होगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट जो भी होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेरा पर्सनल नेम नहीं जाएगा या फिर किसी मेंबर का पर्सनल नेम नहीं जाएगा, वहाँ पर वेनिका लिमिटेड ही लिखा मिलेगा आपको।
और अगर कोई केस भी हो रहा है, अगर मैं कर रही हूँ तो वेनिका लिमिटेड शो कर रही है, और या फिर कोई मेरे को शो कर रहा है तो वो वेनिका लिमिटेड को कर रहा है, ना कि उसके मेंबर्स को। तो मेंबर्स उस चीज़ से अलग हैं और कंपनी अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन और दैट इज़ क्रिएटेड बाय अ लॉ। तो ये हो गया हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी का। नेक्स्ट पार्ट आता है, इसके अंदर एक और मेन चीज़ आती है, the liability of a company are separate from those of its shareholders। मतलब कि जो भी लाइबिलिटी होगी कंपनी की, जो भी लाइबिलिटी होगी वो शेयर होल्डर की लाइबिलिटी नहीं होगी। शेयर होल्डर अलग है, कंपनी अलग है। तो जो भी जितना भी पैसा, जितना भी डेट, जितना भी क्रेडिटर्स को उनको पे करना होगा वो कंपनी पे करेगी। उसके लिए जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो पर्सनली लायबल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है देयरफॉर क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर ड्यू ओनली फ्रॉम द कंपनी एंड नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल मेंबर्स। ठीक है, वो कंपनी से ही पैसा ले सकते हैं, वो इंडिविजुअली मेंबर्स से पैसा नहीं ले सकते हैं। इसमें एग्जांपल है, इफ़ अ कंपनी टेक्स अ लोन एंड सफर लॉसेस द बैंक कैन सू दी कंपनी बट नॉट इट शेयर होल्डर पर्सनली। ठीक है, अगर कंपनी को लॉस हो रहा है, लगातार कई सालों से लॉस हो रहा है, और वो अपना जो बैंक लोन उन्होंने लिया हुआ है उसको रीपे नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट अमाउंट ही नहीं है रीपेमेंट के लिए, तो जो बैंक है वो कंपनी को शू करेगा। मतलब अगर वेनिका लिमिटेड है तो वो वेनिका लिमिटेड को शू करेगा, ना कि उसके पर्सनल शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो शो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक कंपनी के अंदर शेयर होल्डर एक नहीं होता, वहाँ पर बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअली या फिर पर्सनली किसी शेयर होल्डर को लायबली ठहराना गलत हो सकता है। इसलिए तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कि कंपनी अलग है और उसके मेंबर्स अलग हैं, और अगर कंपनी को लॉस होता है या फिर कुछ भी चीज़ होती है तो उसके लिए जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअली लायबल नहीं होते हैं, शेयर होल्डर्स पर्सनली किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है परपेचुअल सक्सेशन का। तो परपेचुअल सक्सेशन हमारा क्या बोलता है, अगर आप लेट्स से कि आपने कोई कंपनी ओपन करी है, अगर आपने कोई कंपनी ओपन करी है तो आपने, ये तो है नहीं कि आपने थोड़े टाइम के लिए ओपन करी होगी, आपने अगर कोई कंपनी ओपन करी है तो उसको आप फर्दर लॉन्ग पीरियड के लिए कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो अगर लॉन्ग पीरियड के लिए कंपनी जो है वो कंटिन्यू करेगी तो वहाँ पर हमारा परपेचुअल सक्सेशन एग्जिस्टेंसी वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कंपनी जो है वो कंटिन्यूली एग्जिस्ट करती है। किस लिए? क्योंकि इट्स लाइफ इज़ नॉट अफेक्टेड बाय, हमने अभी देखा था कि जो कंपनी है वो लोगों के द्वारा बनाई गई है और लोगों द्वारा ही ख़त्म हो सकती है, उसकी नेचुरली डेथ नहीं हो सकती। तो इसकी नेचुरली डेथ नहीं हो सकती तो मतलब इसके ऊपर किन किन चीज़ों का इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता। एक तो शेयर होल्डर की डेथ का इफ़ेक्ट नहीं पड़ सकता कि अगर शेयर होल्डर भी मर गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। इंसॉल्वेंसी, मतलब अगर कोई एक पार्टनर है, पार्टनर नहीं, कोई एक शेयर होल्डर है वो इंसॉल्वेंट हो गया तो कंपनी बंद हो जाएगी, नहीं, इस चीज़ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटायरमेंट ऑफ मेंबर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लीगेंसी ऑफ मेंबर का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से कंपनी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर एक हमारा 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मतलब कि कंपनी चलती ही रहेगी चाहे मेंबर्स आए या फिर जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर। दूसरा है शेयर होल्डर में चेंज बट द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट अंटिल इट इज़ लीगली वाउंड अप, मतलब कि जब तक वो लीगली वाइंड अप नहीं हो जाती, मतलब कि यहाँ पर कोर्ट उसको अपने सहमति से बंद नहीं कर देता, और कोर्ट भी कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं उनको कंसीडर करता है, उसके बाद ही इसको कंपनी को बंद कर सकते हैं, ऐसे ही लॉ भी बंद नहीं कर सकता। तो शेयर होल्डर जो है वो चाहे आए चाहे जाए कुछ हो जाए, लेकिन कंपनी क्या है वो चलती ही रहेगी, कब तक? जब तक वो लीगली वाइंड अप नहीं हो जाती अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है,
इसके अकॉर्डिंग वो चलती ही रहेगी। अब हमारा थर्ड जो मेन पॉइंट आता है, मेरे ख्याल से जो कंपनी है उसका मेन पॉइंट शायद सबसे मेन पॉइंट यही है कि इसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है इसमें ये मतलब है कि ये एग्जाम्पल है, लेकिन इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि लेट्स से आपने अपने किसी फ्रेंड को 10 रुपये दिए और आपने 10 रुपये देने के बाद में उसने आपको 8 रुपये ही दिए, 8 रुपये दिए, और जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ अभी तक, मतलब जो पैसा आपको मिलना चाहिए था लेकिन आपको अभी वो मिला नहीं, मतलब कि आपको 2 रुपये मिले नहीं अब तक। तो जो 2 रुपये हैं वही हमारा क्या है, अनपेड अमाउंट है। ठीक है, तो जो शेयर होल्डर है उनकी जो लायबिलिटी होती है वो कहाँ तक होती है, जितना पैसा जो फेस वैल्यू होती है शेयर की वहाँ तक ही उनकी लायबिलिटी होती है, उससे ज़्यादा वो किसी चीज़ के लिए लायबल नहीं होते। पे तक की ही लायबिलिटी है उनकी, उससे ज़्यादा जो कंपनी है वो पैसे नहीं मंगवा सकती उनसे। द शेयर होल्डर कैन नॉट बी फोर्स टू पे मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब कि अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। देखो, अगर मेरे दोस्त ने 10 रुपये लिए थे मुझसे और उसने मुझे 10 रुपये दे दिए, तो अब उसकी कोई लायबिलिटी है ही नहीं। क्यों भाई, उसने 10 रुपये लिए थे तो उसने वापस भी तो 10 ही करने हैं ना, वो 15 थोड़ी करेगा मेरे को। अब मान लो इसी केस में मैंने अभी बताया कि अगर 10 रुपये दिए हैं और वो 8 रुपये दे रहा है तो अभी भी उसकी 2 रुपये की लायबिलिटी बाकी है। तो जो 2 रुपये की लायबिलिटी है वो उसकी बन रही है, वो उसकी ऑब्लिगेशन है टू रीपे मी, उसको रीपे करने पड़ेंगे वो। अगला आता है कि कॉमन सील। कॉमन सील भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारे इसमें, बट आगे देखते हैं। A company may have a common seal which act as a official signature of a company. अब एक चीज़ आप बताओ मुझे कि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब उसकी एंटिटी तो है लेकिन वो रियल एग्जिस्टेंस तो है लेकिन वो फिजिकली वहाँ पर है ही नहीं, तो उसके नाम पर सिग्नेचर कौन करेगा? तो सिग्नेचर यहाँ पर फिक्स करे जाते हैं जो कि हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर उनकी जितनी भी बैंक्स की डिटेल हो गई, हमारे कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल हो गई, या फिर कंपनी से रिलेटेड जितने भी सिग्नेचर होते हैं वो सब किस में, कॉमन सील के थ्रू ही होते हैं। ठीक है, the company common seal is affixed on the important document and agreement of the company after approval by the board of director। मतलब यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद में ही आप क्या कर सकते हैं, कंपनी की कॉमन सील को फिक्स कर सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे और जितना भी हम लोग कंपनी से रिलेटेड वर्क होगा उसके ऊपर हमारे कंपनी की कॉमन सील लगेगी। लेकिन आज के टाइम में कॉमन सील को मेंटेन करना ऑप्शनल हो गया है। हमारा कंपनीज एक्ट मतलब अमेंडमेंट आया था 2017 में, तो उसके बाद में जो हमारा कॉमन सील का जो भी फिक्स करने का वो था वो सब कुछ ऑप्शनल हो गया है कि आप चाहो तो आप कर सकते हो, आप ना चाहो तो नहीं भी कर सकते। और शायद इसमें 2 डायरेक्टर और एक सीएस या फिर लोअर, आप किसी से भी इन 3 पर्सन से मिलकर सिग्नेचर मतलब जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर साइन करवा सकते हैं, तो उसको एज एन लीगली माना जाएगा। अगला आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर मतलब कि आप शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो या नहीं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज़ डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जैसा कि हमें पता है कि जो कंपनी की कैपिटल होती है, मतलब जो कंपनी होती है वो लार्ज स्केल पर काम कर रही होती है तो उसको करोड्स ऑफ फंड चाहिए होता है। तो जो उसकी कैपिटल होती है वो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, जो वो पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको ही हम शेयर्स बोलते हैं एक तरीके से। और जो ये शेयर्स होते हैं वो जनरली ट्रांसफ़र
एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं हमारा भी ये इनको रेगुलेट करता है कि आप वहाँ पर जाकर अपने स्टॉक्स वगैरह को सेल कर सकते हैं, और कोई दूसरा पर्सन है जो इंटरेस्टेड है वो आपके स्टॉक्स को बाय कर सकता है। तो यहाँ पर जो शेयर्स वगैरह हैं वो ट्रांसफरेबल है। लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टर को मिलती है। मतलब उसको अगर पैसा चाहिए तो वो अपने शेयर्स को जाके मार्केट में बेच देगा, तो उसके शेयर्स के रिटर्न में उसको क्या मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि वो कभी भी जाकर चेंज करवा सकता है, अपने शेयर्स को जाके सेल कर सकता है या फिर बाय कर सकता है। तो इन्वेस्टर को फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों ही मिल जाती है। लेकिन अगर हाउएवर इन प्राइवेट कंपनीज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स में बी रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो हमारी प्राइवेट कंपनी है वहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि हम अपने शेयर्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ शेयर होल्डर ऑफ अ पब्लिक कंपनी कैन सेल शेयर इजीली इन अ स्टॉक मार्केट, मतलब कि सेबी में अगर लिस्टेड है तो वो जाकर इजीली अपने शेयर्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी होती है, प्राइवेट कंपनी में नहीं होता, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस यही है कुछ फीचर्स हमारे कि कंपनी कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, सेपरेट आइडेंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपने मेंबर्स अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, मेंबर्स किसी कंपनी के किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होते। परपेचुअल सक्सेशन मतलब वो गोइंग कंसर्न है, मतलब वो चलती ही रहती है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का इफेक्ट नहीं पड़ता, डेथ का, रिटायरमेंट का, इंश्योरेंस का, किसी चीज़ का इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ता। लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी उतनी ही लिमिटेड होती है जितनी उनकी अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है उतना ही। कॉमन सील क्या है, हमारी ऑफिशियल सिग्नेचर होती है कंपनी की, जो अफिक्स की जाती है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। दूसरा, इसको कौन अप्रूव करता है, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अप्रूव करते हैं। आज के टाइम में कॉमन सील क्या है, हमारी ऑप्शनल हो गई है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ अ शेयर की बात करें तो हम एक जो कैपिटल होती है कंपनी की वो बहुत सारे शेयर्स के अंदर डिवाइड कर दी जाती है, मतलब और इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र किया जा सकता है शेयर्स को। और ये इन्वेस्टर को लिक्विडिटी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी में शेयर को ट्रांसफ़र करना रिस्ट्रिक्टेड होता है, और पब्लिक कंपनी के अंदर हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा कुछ छोटा सा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।